Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 23rd January 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. तो देखते हैं आज हमारी कौन कौन सी important news है जो हमें डिस्कस करनी है। यहाँ पर इस न्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज में हमारी एक ही न्यूज़ है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन्हें हाईलाइट कर दिया गया है। आप एक बार देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी न्यूज़ यहाँ पर रीड करनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है इसमें क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी के बारे में। आज की जो ज़्यादातर न्यूज़ हैं और जो आर्टिकल्स हैं वो रिपीटेड है, हमने इनको पहले भी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इशू क्या आ रहा है इसमें। यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में ये जो टसल है अभी जो चल रहा है वो अभी कंटिन्यू रहने वाला है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी पे ब्लेम कर रही है कि वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और जुडिशरी क्या कर रही है, ये एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर कंट्रोल कर रही है। तो मतलब इनके बीच में टसल है कि कैसा ये सब होना चाहिए। यहाँ पे हमने बात की थी किसकी, कोलिजियम सिस्टम की, है ना, कि कोलिजियम सिस्टम है जिससे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करती है। तो इसमें बस इसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो कोलिजियम सिस्टम है, यहाँ पे जो जजेस हैं वो खुद को ही अपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई थी, आपको याद होगी, कि जजेस अपॉइंटिंग देमसेल्व्स, है ना, तो जज हैं वो खुद को ही अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। नेपोटिज्म की जो मामले हैं वो यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। केसेस में हमें यहाँ पे डिलेज देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं किससे, कोलिजियम सिस्टम से। अब यहाँ पे हमने देखा था कि इस चीज़ को देखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लेकर आई थी, NJAC, है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लेकर आई थी। तो इसमें क्या था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, इसे NJAC को यहाँ पर नल एंड वॉइड कर दिया था, ये कहते हुए कि ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंसी है उसको क्या कर रहा है, उसका हनन कर रहा है। ठीक है ना, जो ये जुडिशरी का एक राइट है कि जुडिशरी को यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहना है, तो इस चीज़ को क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है। जो ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि जुडिशरी को क्या रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी कि किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट के बीच में, पार्लियामेंट के बीच में और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में हमें यहाँ पे टसल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट की बात करें, इस न्यूज़ में जो हमारे एक मिस्टर रिज्जू जी हैं उन्होंने यहाँ पे ट्विटर किया है। उन्होंने ये कहा कि देखिए उन्होंने क्या बोला, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव सिमिलर सीन व्यू, इट्स ओनली दोज people who disregard the provisions of the constitution and mandate of the people think that they are above the constitution of India। मतलब उन्होंने ट्विटर में ये लिखते हुए ये कहा कि जो जजेस हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना है, हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि फॉर्मर हाई कोर्ट जज व्यू दैट टॉप कोर्ट हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो किरेन रिजिजू हैं ये हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट के फॉर्मर जज थे, अब नहीं है ये। तो इन्होंने ये कहा कि जो टॉप कोर्ट होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारी, जो एपेक्स कोर्ट होती है, वो क्या कर रही हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजैक कर रही हैं, वो उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चला रही। तो यहाँ पे उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया है कि मतलब ऐसा हो सकता है। अब देखिए ये जो टसल चल रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस टाइम पर, जो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ब्लेमिंग चल रही है, तो इसको ये पता नहीं कि जल्दी ख़त्म होगा या नहीं। अब देखिए ये इशू आते कैसे हैं। पहले क्या था, एग्जीक्यूटिव जब गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है तो वो क्या करती है, वो ट्राई करती है कि वो जुडिशरी को यहाँ पे कंट्रोल करे। ठीक है, और जब यहाँ पे गवर्नमेंट, जैसे कि जब कोलिजन सिस्टम आया था अपने यहाँ 2014 से, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो वन पार्टी मतलब कि पार्टी जो है वो मेजोरिटी में है ना, सिंगल पार्टी रूल हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या था, कोलिजियम था। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी, और जब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी तो यहाँ पर जुडिशरी क्या कर रही थी, इंटरफेयर कर रही थी उनके मामलों में। ठीक है, जुडिशरी अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव जो हमारी वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या कर रही है, वो जुडिशरी को यहाँ पर
ट्राई करी कि वो उसको कंट्रोल करे। तो अभी इस तरीके का कोई एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि इनके बीच का हमारा जो मेन काम है, ये सारी कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनका मेन काम क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट है ना, वेलफेयर ऑफ द कंट्री और वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो हमें यहाँ पे इनके बीच में अगर ऐसा ही टसल रहा तो ये किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं फंक्शनिंग का, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को, किस तरीके से ये देश को किस तरीके से चलाना है, उसको एक किस तरीके से इंश्योर करेंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए एक लॉन्ग टर्म मेजर कि किस तरीके से ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में हम ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये इशू चल रहा है, इसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है कि हम यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट कमेटी ला सकते हैं, एनजीएसी, जैसे जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है। अब कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, देखिए 3 केसेस के द्वारा आया था। जो कोलिजियम सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आप फैक्ट्स हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया। ठीक है, ये कैसे आया गया है, कोलिजियम सिस्टम 3 केसेस से आया था। एक 1981 केस आया था, फर्स्ट जज केस इसको बोलते हैं, फिर 1993 आया था सेकंड जज केस, एंड 1998 में आया था हमारा थर्ड जज केस। तो ये जो केसेस हुए हैं जजेस केस, इससे हमारा क्या आया, कोलिजियम सिस्टम आया। अब इस कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, सीजीआई होती है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस पहले 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, ये सेकंड जज केस में आया था। उसके बाद फिर ये नंबर ऑफ जो जजेस हैं उसको इंक्रीज कर दिया गया, यहाँ पे सीजीआई और 4 मोस्ट जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको यहाँ पे रखा जाता था जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक एनजीएसी बना सकते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट कमेटी बना सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनको रखेंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक लॉ मिनिस्टर को लेकर आ सकते हैं, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड 2 एमिनेंट मेंबर्स दैट आर चूजन बाय द सिलेक्शन कमिटी। और यहाँ पे 2 अलग से मेंबर लेकर आएंगे, एमिनेंट मेंबर, जो सिलेक्शन कमिटी के द्वारा यहाँ पर चूज होकर आएंगे। तो देखिए अब इसमें भी क्या है, लॉ मिनिस्टर। अब जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में यहाँ पर कौन आ रहा है, गवर्नमेंट आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से फिर से ये क्या हो रहा है, जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे उसको वायलेट कर रहा है। तो ये सारा यहाँ पे इशू है पूरा, इसको हमने कई बार डिस्कस किया। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म में इसका क्या सॉल्यूशन आगे निकल कर आता है। तो हमें यहाँ पे देखना क्या ये सही है हमारे लिए कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में आप लॉ मिनिस्टर को यहाँ पे डालें, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि वो भी कौन होगा, वो भी गवर्नमेंट का ही आदमी होगा ना। और जो गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे, फिर अगर वो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में आ रही है, जजेस की अपॉइंटमेंट में आ रही है, तो मतलब उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट नैरो डाउन हो रहा है, यहाँ पे डेटा रिवाइज होता रहता है हमारा कि कितना जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, मतलब कि कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अब देखिए इसमें हमने इसको कई बार डिस्कस किया है कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इसमें हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इसको हमने कई बार डिस्कस किया। कोई भी कंट्री जब ट्रेड करती है तो ये 2 वे से होता है, एक होता है हमारा इम्पोर्ट और दूसरा होता है हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा करते हैं, और एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तब ये जो कंडीशन होती है इस टाइम पर, उसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। व्हेन कंट्रीज इंपोर्ट एक्सीड इट्स एक्सपोर्ट, यहाँ पे जब इंपोर्ट होता है वो क्या कर लेता है, एक्सपोर्ट को एक्सीड कर लेता है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। ठीक है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इसमें सिर्फ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आगे जितनी भी न्यूज़ आएंगे उसको फिर हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर, इसको भी हमने कई बार डिस्कस किया। ये सारे जो आज के आर्टिकल्स है ना वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए इसमें हम हमारे बीच क्या है, स्टेट में जो गवर्नर है, स्टेट में गवर्नर और सीएमओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीएम है, इनके बीच में हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। गवर्नर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नर यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका पूरा प्रावधान है किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होना है, क्या इनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। अब गवर्नर यहाँ पे ये कहते हैं कि दे नो द कॉन्स्टिट्यूशन बेटर, दे नो द कॉन्स्टिट्यूशन बेटर, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे ज़्यादा पता है। क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वी आर
हम यहाँ पर क्या है, किसके द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, हम यहाँ पर जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं, हमें यहाँ पे पीपल इलेक्ट करती है। और जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो किस लिए होते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब कि जो हमारी जनता है उनके वेलफेयर के लिए होते हैं। अब कई बार क्या है, यहाँ पे ये मैंडेट होता है कि जब कोई भी बिल पास होता है स्टेट असेंबली में, कोई भी बिल जब पास होकर जाता है, किसके पास जाता है, वो गवर्नर के पास जाता है, उनके फाइनल सिग्नेचर के लिए, है ना, उनका जो फाइनल एसेट होता है उसके लिए जाता है। तो कई बार हमें ये देखने को मिला कि गवर्नर क्या कर लेते हैं, उस गवर्नर के यहाँ पे पावर दी गई है कि बिल को रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 200 के अंडर, आपको यहाँ पे याद होगा आर्टिकल 200, इसमें गवर्नर के पास पावर है कि वो या तो उसको एसेट देंगे या उसे विदहोल्ड कर लेंगे, है ना, या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे कि असेंबली में कि आप इसे रिकंसिडर कीजिए, या फिर उसको वो क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे, ठीक है ना, उसको प्रेसिडेंट को सेंड कर देंगे। तो ये गवर्नर के पास पावर है। बट कभी कभी क्या होता है, गवर्नर उसमें कोई भी एक्शन ही नहीं लेते, जो बिल होता है उसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो वो बिल क्या हो जाता है, पेंडिंग रहता है, बहुत दिनों तक पेंडिंग रहता है, और गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे आगे काम नहीं कर पाती है ना। मतलब अब उस बिल में एसेट ही नहीं मिल रहा तो वो बिल एक्ट नहीं बना, और जब बिल एक्ट नहीं बनेगा तो वो ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे बहुत दिनों से टसल, अब तमिलनाडु में हमने यहाँ पे देखा कि जो स्पीच हो रही थी, सीएमओ स्पीच दे रहे थे, और गवर्नर यहाँ पे जो उनको स्पीच दी गई थी, एड्रेस कर रहे थे जब, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो पॉइंट्स थे उसको वहाँ पे स्किप कर दिया था। तो ये सिर्फ तमिलनाडु और दिल्ली में हम देख रहे हैं, है ना। दिल्ली का केस क्या है, जो सीएम है और वहाँ पे जो डिप्टी सीएम है और जो वहाँ के एलजी हैं, इनके बीच में यहाँ पे कंटिन्यूसली टसल देखने को मिल रहा है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। सीएम और जो डिप्टी सीएम है, सीएमओ है, वो क्या कर रही हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब देखिए, ये सिर्फ दिल्ली और तमिलनाडु की बात नहीं, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब, ठीक है, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु हो गया हमारा, दिल्ली। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमें जो गवर्नर हैं और जो सीएमओ है उनके बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो गवर्नमेंट जो गवर्नर्स हैं, ये इनकम्पैटिबल कब से हुए, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो क्या हो रही, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। यहाँ पे 1980s के बाद में आर्टिकल में बताया गया कि 1980s के बाद में स्टेट के ऊपर मतलब ये आया कि हमें भी क्या होना है, स्ट्रॉन्ग स्टेट बनना है, हमें यहाँ पे किस रिलेटिव ऑटोनॉमी की तरफ हमें यहाँ पे मूव करना है, ताकि हम यहाँ पे किसकी तरफ मूव करना है, हमें एक रिलेटिव ऑटोनॉमी की तरफ यहाँ पे हमें मूव करना, ऑटोनॉमी चाहिए उन्हें, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि हम क्या स्टेट को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लिबरेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर सके, उनकी जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो उनकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसको और ज़्यादा यहाँ पे इंश्योर कर सकें और वो और ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर सकें। अब देखिए 1980s में इसी के चलते ही क्या आया था, हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, जिसमें जो रूरल इकोनॉमी है, हमारी रूरल और अर्बन गवर्नमेंट है, उसको यहाँ पे क्या किया गया है, उनको पावर दी गई है, और यहाँ पे जो सिस्टम है मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे किया गया। उसके बाद फिर जब कोलिजन सिस्टम आया, जब अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पे गवर्नमेंट आई, उन्होंने फिर यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स लिए। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया क्या कि दिस इनिशिएटिव वाज आल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडरशिप, मतलब कि हमें स्टेट को यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडरशिप की तरफ मूव करना है। मतलब यहाँ पे स्टेट में जितनी भी पार्टीज हैं, जो भी गवर्नमेंट है, यहाँ पे क्या जरूरत है कि वो स्ट्रांग हो, ठीक है ना, वो कोई भी डिसीजन लेने में कैपेबल हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरफ मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर जब ये हुआ, फिर हमारे पास क्या, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, उनका फिर अलग यहाँ पे फंडा चल रहा है ना, उनके यहाँ पे जो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो किस पे है ज़्यादा फोकस है, वो हिंदुत्व पे फोकस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी स्टेट में और जो सेंटर में हम देख रहे हैं क्या है, पॉलिटिक्स जो है चेंज हो रही है। इसके बीच में इसी के कारण भी हम देख सकते हैं कि जो गवर्नर्स हैं उनके बीच में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल रही है। अब देखिए जो गवर्नर होता है, गवर्नर वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर को, ये सेंटर के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट होकर आते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं।
अपॉइंट ये सेंटर से होते हैं, बट ये काम कहाँ करते हैं, ये स्टेट में वर्क करते हैं। अब गवर्नर का मेन रोल ये है कि स्टेट जो है वो आर्बिट्रेटर ना बन जाए, है ना, अपने आप को यहाँ पे आर्बिट्रेटर ना समझने लगे, इसलिए यहाँ पे गवर्नर की ये जो बॉडी है इसको यहाँ पे लाया गया है, ताकि ये क्या करते रहे, यहाँ पे गवर्नर जो है स्टेट को यहाँ पे देखते रहे, ताकि स्टेट आर्बिट्रेटर ना बन जाए, उनके जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता रहे। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, सेंटर के द्वारा यहाँ पे स्टेट जो गवर्नर होते हैं वो सेंटर के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, बट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो गवर्नर की जो पोस्ट है ये सेंट्रल पोस्ट नहीं है, ठीक है ना, ये सेंटर की पोस्ट नहीं है, ये हाउएवर ये अपॉइंट होते हैं सेंटर से, बट ये सेंटर की पोस्ट नहीं है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। तो गवर्नर की यहाँ पे जो पोजीशन है वो किस लिए है कि वो स्टेट की यहाँ पे फंक्शनिंग को देखें, यहाँ पे स्टेट आर्बिट्रेटर की तरफ ना मूव करे, है ना, अपने आप को यहाँ पे अलग ना समझने लगे, इसलिए स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे गवर्नर की पोजीशन को बताया। अब देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 163, देयर इज अ सीएमओ विद द सीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्सेप्ट सम कंडीशन ऑफ डिस्क्रिशन। तो मतलब यहाँ पे आर्टिकल 163 है वो क्या कहता है कि सीएमओ क्या है, जिसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, सीएम, उनकी एड और एडवाइस पर जो होंगे गवर्नर अपने जो फंक्शंस होते हैं, उनकी जो ड्यूटीज होंगे वो उसको एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, जिसमें क्या किया गया है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें जो पावर्स हैं उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है थ्रू द मेकिंग ऑफ, यहाँ पे एक रूरल गवर्नमेंट बनाई गई है, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा क्या, फ्लॉज इन अर्बनाइजेशन पॉलिसीज। ये हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 से। यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो इंडिया का अर्बन है, मतलब कि इंडिया की जो सिटी है वहां पर क्या है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अभी जरूरत क्या, देखो यहाँ पे है, रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक रिलीज इन नवंबर लास्ट ईयर। ये नवंबर लास्ट ईयर में ही रिपोर्ट आई थी, आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑन फाइनेंसिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स फोकसेस ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एमोलिरेटिंग अर्बन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया के अर्बन स्टेट्स हैं, इंडिया का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ पे जरूरत है क्या, फाइनेंसिंग की, है ना, वहां पे हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब देखिए जो अर्बन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अर्बन है, यहाँ पे क्या है, जनता ज्यादा होती है, पीपल, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और ये नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अर्बन के जो पीपल होते हैं वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्रीज, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरत क्या है कि हमें यहाँ पर अर्बन सिटीज में जो पीपल रह रहे हैं उनको यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सही मिले, है ना, यहाँ पे हाउसिंग जो है, हमें क्या जरूरत है कि हमें अर्बन को डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, हमारा जो अर्बन है, हमारी जो सिटी है, उसे हमें यहाँ पे क्या करना है, उसे यहाँ पे हमें डेवलप करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे एस्टिमेशन क्या उन्होंने बताया कि नियरली $840 बिलियन की हमें जरूरत है, मतलब कि अप्रॉक्स 70 लाख करोड़ वुड बी नीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंडिया टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड 55 बिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एनुअली। मतलब कि हमें क्या जरूरत है कि हर साल हमें $55 बिलियन की जरूरत है हर साल, और हम टोटल अगर हम देखें तो हमें $840 बिलियन की जरूरत है, किसके लिए, हमारा जो इंडिया का जो अर्बन है, जो अर्बन सिटी है उसके डेवलपमेंट में। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ठीक है, ये सब जरूरत है हमने मान लिया, और गवर्नमेंट हमारी इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लेकर आई। हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे पहले कि अर्बन, जैसे कि अर्बन सिटीज को डेवलप करने के लिए जैसे कि हमारा स्मार्ट सिटी मिशन आया, ठीक है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं ये, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो सिटीज है, जो अर्बन एरियाज है, उसको हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, सबसे बड़ी इशू आ जाती है किसकी, फंडिंग की। फंडिंग कहाँ से होती है, जो हमारा क्रेडिट सेक्टर होता है, क्रेडिट सेक्टर मतलब बैंक, जो क्रेडिट सेक्टर है, जो हमारा बैंक है, वो क्या करते हैं, फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। बट ये क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा फंडिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमें क्या जरूरत है, यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ पे जरूरत किस चीज की है, यहाँ पे जरूरत किस चीज की है कि जो ये फंडिंग हो ये प्रॉपर वे में हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इसके साथ इशू क्या क्या आ रहे हैं, जो फंडिंग वगैरह है इसमें इशू क्या आ रहे हैं। हम अगर इशू की बात करें इसमें, तो इशू कैसा आ रहा है कि यहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच को अपनाया गया है। किसको, टॉप टू बॉटम। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, हम किस तरीके से जो हमारी अर्बन सिटीज है उसको अच्छे से यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें जरूरत है बॉटम अप प्लानिंग, बट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे क्या अपनाया जाता है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच को, मतलब कि यहाँ पे सेंटर यहाँ पे क्या करती है, डिसीजन लेती है, वहां से वो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई प्राइवेट एंटिटीज आती है तो सेंटर पहले उसकी वहां पे उनको परमिशन की जरूरत होती है, उसके बाद वहां पे क्या करते हैं, वो किसी भी स्टेट में किसी भी अर्बन सिटीज में वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो जो इलेक्शन होते हैं इसमें हमें याद रखना है, अर्बन से रिलेटेड, अर्बन लोकल बॉडी, जो म्युनिसिपैलिटी लोकल बॉडी, वो किसके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट हुआ था, हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। तो यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या था, अर्बन बॉडी को, मतलब अर्बन सिटीज में यहाँ पे लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी। ये मेनली यहाँ पे हमारा फंक्शन था किसको, पावर को डिसेंट्रलाइज करना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इशू क्या आ जाता है कि यहाँ पे जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो फेयर नहीं है, यहाँ पे कभी इलेक्शन होते हैं कभी नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पावर शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है, फंड में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो फंड कहाँ से मिलते हैं, जो लोकल बॉडीज है उसमें 3 तरीके से फंड है, या तो स्टेट उन्हें फंड देगी, या तो सेंटर उन्हें फंड देगी, या फिर वो बाय टैक्सेस वो खुद की जो रेवेन्यू जनरेट करें, यहाँ पे जो वो खुद के रेवेन्यू जनरेट करें उससे, तो वो इतना ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सिटी क्या कर सकती है, जो अर्बन गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, म्युनिसिपैलिटीज प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, जिससे उनका जो फंड होगा वो और ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे किसकी कमी आ रही है, वर्क फोर्स की। यहाँ पे वर्क फोर्स में हमें यहाँ पे इशू देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन क्या क्या बताए गए कि हमें क्या जरूरत है, बॉटम अप प्लानिंग। हमें यहाँ पे क्या देखना है, जब हमारा बॉटम जो है स्ट्रांग होगा तब यहाँ पे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो भी कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। एम्पावरिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हमें यहाँ पे क्या जरूरत है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उनको एम्पावर करना है। 10% ऑफ द टैक्स कलेक्टेड बाय द सिटीज शुड बी इन्वेस्टेड बैक इन द सिटी। अब जो सिटीज के द्वारा यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे क्या जरूरत है कि उसका जो 10% है, उसका जो 10% है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो वहीं सिटी में ही इन्वेस्ट करें, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जो अर्बन बॉडीज की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स क्या क्या हो जाती है, जैसे कि रोड हो गया हमारा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वाटर सप्लाई, सीवेज, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है, अर्बन सिटीज में, है ना, हाउसिंग। तो ये सारी यहाँ पर हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। रूरल रेगुलर इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन सिटीज एंड देयर मस्ट बी एम्पावरमेंट थ्रू द ट्रांसफरिंग ऑफ 3 Fs, फाइनेंस, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइन है, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके के जो 3 Fs होते हैं, है ना, 3 Ts होते हैं, तो इनको क्या करना, आप अपने क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जरूरत है कि हमें रेगुलर इलेक्शन हो सिटीज में, और यहाँ पे हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को एम्पावर करना है, किसके थ्रू, यहाँ पे 3 Fs के थ्रू, फाइनेंसेस के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू एंड फंक्शनरीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग की तरफ। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ये आर्टिकल किसके द्वारा है, मेनली इसमें ये है कि हमें क्या करना है, हमारी जो अर्बनाइजेशन की पॉलिसीज हैं इंडिया में बहुत सारे यहाँ पे फ्लॉज हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्लॉज है, तो हमें यहाँ पे क्या जरूरत है, उन फ्लॉज को हटाने की जरूरत है, और हमारा जो अर्बन एरिया है उसको यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो इंडिया का टारगेट है वो क्या है कि 2030 तक
2030 तक, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट किया है कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन की तरफ चले जाएंगे। ये प्रीमियम बेस्ड फैक्ट है, सारे आपको यहाँ पे याद रखने हैं ये कि 2070 तक हमारा क्या होगा, नेट जीरो एमिशन होगा, ठीक है। और हमारा 2030 तक हमें क्या करना है, जो हम कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसको हमें क्या कर देना है, हाफ कर देना है, ठीक है। 2030 तक हमारा जो कोल का यूज है हमें उसको हाफ करना है और 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन की तरफ मूव करना है। अब देखिए इसमें क्या है, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए जब हम किस पे हैं, हम यहाँ पे जो हमारा कोल सेक्टर है ना, और क्रूड ऑयल्स हैं, हम अभी किस पे डिपेंड है, कोल क्रूड ऑयल पे है ना, मेनली हम किस पे, फॉसिल फ्यूल्स जो है उन पर यहाँ पे हम डिपेंड है हमारे एनर्जी के लिए। हमें किसकी तरफ मूव करना है, हमें मूव करना है यहाँ पर क्लीन एनर्जी की तरफ। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये आसान रास्ता तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स होंगे। अब जैसे कि पहला, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, हमें क्या होगी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हमारा एडवांस करना होगा, है ना। क्योंकि देखिए अगर हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करता है, जैसे कि हम कोई गाड़ियां हैं, हमारी जो व्हीकल्स हैं वो किससे चलते हैं, यहाँ पे पेट्रोल से, डीजल से, है ना, तो इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे एमिशन होता है। अब यहाँ पे इसका क्या अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ यहाँ पे जाएं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, उतना हमें यहाँ पे प्रोडक्शन करना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, क्योंकि हमारी इंडिया की इस टाइम पे क्या 1.8 बिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो हमें यहाँ पे उनको भी देखना है ना, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उतना हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन करना होगा। अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो हमें जहां जहां इलेक्ट्रिकल उनको चार्ज करने की भी जरूरत होगी, है ना, तो हमें क्या करने होंगे, चार्जिंग स्टेशंस भी लगाने होंगे। जैसे कि हम देखते हैं पेट्रोल पंप्स होते हैं, हमें इस टाइम पे जो हमारी व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, तो हमने देखा होगा हमारी सिटीज में, हमारे गाँव में, हर जगह क्या है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हमें पेट्रोल पंप मिल जाता है। तो हमें अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आते हैं तो हमें क्या, चार्जिंग स्टेशंस की भी जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पे फिर हमें क्या जरूरत है, किसकी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की जरूरत है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ किसका, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि हम किसकी तरफ मूव कर सके, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ इसको हम मूव कर सकें। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या आ जाता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। इकोनॉमिक लॉस मतलब कि हम अगर मूव कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स की तरफ से यहाँ पे कहाँ, क्लीन एनर्जी की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, हमारी इकोनॉमी में लॉस होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे इकोनॉमी में लॉस कैसा होगा, लॉस इन द सेंस, लॉस वो थोड़े टाइम के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। अब लॉस इन द सेंस क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या जरूरत होगी, जैसे कि हमें यहाँ पे लोन देते हैं, लोन हमें कौन प्रोवाइड करता है, फंड कौन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि ये सारी अगर हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना है तो इसमें हमें पैसों की जरूरत है, फंड की जरूरत है, और ये फंड हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें ये मिलते हैं बैंक से, ठीक है ना। जो हमारा बैंक होता है, जो हमारा बैंक क्या है, हमारा क्रेडिट सेक्टर है, क्रेडिटर है हमारा। अब जो बैंक है यहाँ पे हमें जरूरत है कि हम अवेयरनेस लेकर आए, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वो ज्यादातर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किसको लोन देते हैं, वो ऐसी फैक्ट्रीज को, या फिर इस तरीके की, जैसे कि वो कहाँ ज्यादातर देते हैं, जब कोल फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, वहां पर, या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज में, और सीमेंट इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां पे देते हैं। और यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे क्या यूज होता है, कोल एंड ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये इनका यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। तो हमें यहाँ पे क्या जरूरत है कि जो बैंक्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, वहां पे हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, ठीक है ना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा किसको लैंड कर सके अपना लोन, यहाँ पे जो क्लीन एनर्जी की तरफ जो मूव कर रहे हैं। अब देखिए अगर हमें कोई एक सोलार पावर प्लांट भी यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत होगी, तो यहाँ पे बैंकों को इंश्योर करना होगा, उनको यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करना होगा, उन्हें अवेयर करना होगा कि हमें किस तरफ मूव करना है, क्लीन एनर्जी की तरफ। तो वो जो अपना क्रेडिट है, जो अपना वो फंड दे रहे हैं, लोन इन्वेस्टमेंट करें, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ करें, उन सेक्टर्स में जो क्लीन एनर्जी की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा और क्या, इकोनॉमिक लॉस में मतलब कि हमें जरूरत है कि जो हमारे क्रेडिट सेक्टर है वहां पे हम अवेयरनेस लेकर आए, उनके पास यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, ठीक है ना, वो इतना अवेयर नहीं है कि किसको कितना लोन यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है, तो हमें यहाँ पे ये इश्यू देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं, किसका,
आरबीआई अभी देखेंगे हम कुछ ही दिनों में क्या लेकर आने वाला है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या लेकर आने वाला है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है ना, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, देखिए इसका नाम क्या है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। इसके थ्रू वो क्या करेंगे, फंड रेज करेंगे, ठीक है। और ये जो फंड होगा वो किसके लिए यूज होगा, कहाँ यूज होगा, ग्रीन सेक्टर में ही यूज होगा। कहाँ यूज होगा, ग्रीन सेक्टर में। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट्स 5-year सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ऑक्शन लेटर दिस वीक, मतलब इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड टू लॉन्च 5 and 10-year ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ 40 million। तो यहाँ पे क्या करेगी आरबीआई, यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आएगी। ये वर्थ होगा कितना, 40 billion रुपीज तक का ये, और ये 5 से 10 ईयर के लिए होगा। तो इसमें ये जो फंड रेज होगा वो किसके लिए होगा, मेनली उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ग्रीन सेक्टर की तरफ ही मूव करेंगे। अब देखिए इसमें हमें हाई डेब्ट्स की भी बात की गई, जैसे कि हाई कार्बन इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील एंड एविएशन अकाउंट फॉर 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट टू इंडियन फाइनेंशिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर है वो क्या करती है, डरती है कभी कभी लोन देने से। क्यों डरती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात की गई है जैसे कि हमारी जो पावर जनरेशन है, ठीक है, इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील है, एविएशन से, इनके पास कितना अभी डेट है, 10% डेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट कहाँ पे आ जाता है, कोल करेंटली अकाउंट्स फॉर 44% ऑफ इंडियाज प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज एंड 70% ऑफ इट्स पावर जनरेशन। अब देखिए आज के टाइम पे इंडिया जो है कोल से वो कितना पावर जनरेट कर रहा है, मतलब जो हमारा पावर का जनरेशन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें हम 70% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो किससे होती है, कोल से होती है। तो देखिए हमें यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेप लेना होगा। 70% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, है ना। हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना है, इसको हमको 70 से 0 की तरफ आना है, मतलब हमें कोल को क्या करना है, पूरी तरीके से इसका हमें नेट जीरो एमिशन की तरफ मूव करना है। तो हमें इसका यूज क्या करना होगा, 0 तक लेकर जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा हमें जरूरत है। हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, द कंट्रीज कोल फायर्ड पावर प्लांट हैव एवरेज एज अबाउट 13 years। India has 91,000 megawatt of new proposed coal capacity in the work, second only to China। तो यहाँ पे इंडिया के पास यहाँ पे एक वर्क आया है कोल कैपेसिटी का, उन्होंने किसका प्रपोज किया, 91,000 मेगावाट का ये प्रपोजल है इंडिया के पास है, ये चाइना के पास सेकंड में आता है, ठीक है। तो क्योंकि जो इंडिया के जो कोल प्लांट्स हैं वो कितने 13 ईयर्स की, उनकी जो एज होती है वो 13 ईयर्स तक की होती है। According to draft National Electricity Plan 2022, coal share in the electricity generation mix will decrease to 50% by the year 2030 compared to the current contribution of 70। अभी कोल का जो कंट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में कितना है, 70%, और हम इसको 2030 तक कितना कर देंगे, 50% कर देंगे थ्रू वेरियस मेजर्स। हम यहाँ पे बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं कोल का जो यूज है उसको कम करने के लिए। तो उस मेजर्स जैसे कि हम यहाँ पे क्या सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, स्टैब्लिश इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसमें बस यही बताएगा कि 2030 तक हम क्या कर देंगे, अपना जो हमारा कोल का अभी जो हम 70% कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है कोल का, उसको हम 50% तक ले आएंगे, और 2070 तक हम क्या करेंगे, हम नेट जीरो एमिशन की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। तो आई होप इसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये हमें क्या है, देखिए मेन क्या है कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ, ये ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है ना। इंडिया का क्या है, ये ट्रांजिशन पीरियड है कि हम कोल फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, हमें किसकी तरफ जाना है, क्लीन एनर्जी की तरफ। तो इसके लिए हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें हमें इंश्योर करना है कि किस तरीके से हम ये सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये हमारी लास्ट न्यूज है आज की। इजराइल ओवरहॉल्स जुडिशियल सिस्टम, इजराइल टेक द स्ट्रीट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स प्लान टू ओवरहॉल जुडिशियल सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो जनता है, गवर्नमेंट है वहाँ की, जैसे इंडिया में जो चल रहा है, इजराइल इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोज जुडिशियल रिफॉर्म। इजराइल में जुडिशियल रिफॉर्म लेकर आया गया है, तो उसके अगेंस्ट में वहाँ पे जो मतलब जुडिशरी पावर्स हैं उसको रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वहाँ की जो जुडिशरी पावर है उसको कम करने की बात की गई, रिड्यूस करने की बात की गई है। तो इसीलिए वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो पीपल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी बेसिस पे, ठीक है ना, कि वो चाहते हैं क्या, क्योंकि वहाँ भी क्या है, डेमोक्रेसी है। इजराइल में क्या है, डेमोक्रेसी है। ये देखिए
इंडिया में भी अभी यही मामला चल रहा है एग्जीक्यूटिव व जुडिशरी के बीच में, ठीक है। इजराइल में फिर से हमें ये इशू देखने को मिल रहा है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जुडिशियल सिस्टम की जो पावर है, जुडिशरी पावर है, उसको रिड्यूस करने की बात कर रही है। ये क्या है, डेमोक्रेसी। तो देखिए ये हम आर्टिकल किससे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, पावर ऑफ जुडिशरी है ना, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो हमें क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये जो न्यूज है इसमें ऐसा कोई है नहीं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम उसको एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को, मतलब हम किस तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको इंश्योर कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो इन सब में हम इस चीजों को यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी, स्टेट और जुडिशरी के बीच के जो रिलेशंस हैं, चेक और बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस, है ना। तो हम यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।